हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके लिए क्या आयु सीमा मान्य है और आरक्षण के तहत आपको कितने जो है वर्षों की आयु सीमा में छूट मिलती है, इसके चयन की प्रक्रिया क्या रहती है, लिखित एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है और इसके लिए क्या-क्या शारीरिक मानक रखे गए हैं, दौड़ आपको कितने किलोमीटर की लगानी होती है और मेडिकल में क्या-क्या चीज़ें चेक की जाती हैं और ट्रेनिंग जो पीरियड है वो कितने समय का रहता है, इस दौरान सैलरी आपको कितनी मिलती है, कितनी छुट्टी मिलती है और ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या-क्या करना होता है, सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की कि जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होती है इसके लिए क्या योग्यता रहती है। तो इसके लिए जो योग्यता रखी गई है वो रखी गई है 12वीं कक्षा अगर आप उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी 12th पास होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी हो। ठीक है, तो इसके लिए 12th जो है योग्यता रखी गई है यूपी कांस्टेबल में ज्वाइन होने की। इसके बाद आगे बात करते हैं अधिमानी अहर्ताएँ। तो देखिए अधिमानी अहर्ताएँ क्या होती हैं, ये वो योग्यताएँ होती हैं अगर आपके पास इसमें से कोई सा एक सर्टिफ़िकेट है, तो इसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अगर आप 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके पास एक कोई अधिमानी अहर्ता वाला सर्टिफ़िकेट है, तो उन दोनों में से अगर चॉइस ये होती है कि एक को लिया जाना है, तो उसको लिया जाएगा जिसके पास अधिमानी अहर्ता वाला सर्टिफ़िकेट रहेगा। तो ये यहाँ पर सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी अगर आपके पास है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर में ओ लेवल हो सकता है या फिर प्रादेशिक सेना में आपके पास 2 वर्ष का अनुभव हो या फिर जो है बी प्रमाण पत्र हो एनसीसी का। तो 3 चीज़ें रखी गई हैं अधिमानी अहर्ताओं के तहत। अब आगे बात करते हैं आयु की। तो देखिए पुरुषों के लिए जो आयु रखी गई है उसकी सीमा रखी गई है 18 से 22 वर्ष। अगर पुरुष कैंडिडेट है तो उसकी उम्र जो है 18 से 22 साल होनी चाहिए। महिला कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल तक हो सकती है। तो यहाँ पर आप आयु देख सकते हैं। अब जो है आरक्षण के तहत आयु सीमा में छूट दी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी में जो है आपको 21% का रिजर्वेशन रहता है भर्ती में और अधिकतम आयु सीमा में आपको 5 वर्ष की छूट मिलती है। यानी कि अगर पुरुष कैंडिडेट हैं और 22 साल अधिकतम उम्र है तो 5 साल का रिजर्वेशन के साथ 27 साल मिलती है, ठीक है? यहाँ पर कौन-सा सर्टिफ़िकेट आपको लगाना होता है वो यहाँ पर साफ-साफ दिया हुआ है, जाति प्रमाण पत्र चाहिए होता है, कौन-कौन सा सक्षम अधिकारी हो सकता है वो भी यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पर भी जो है 2% इनका जो है वैकेंसी में रिजर्वेशन रहता है और 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट रहती है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 27% वैकेंसी में रिजर्वेशन रहता है, 5 वर्ष का जो है आयु सीमा में छूट मिलती है। इसके बाद कुछ क्षैतिज आरक्षण रहता है जिसमें कि अगर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हों उनको 2% का रिजर्वेशन रहता है और इसके लिए कोई भी आयु सीमा में छूट नहीं रखी गई है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 5 वर्ष की इनको 5% इनको आरक्षण मिलता है और 3 वर्ष की इनको छूट दी जाती है। और यहाँ पर छूट का जो क्राइटेरिया है 3 वर्ष इस तरह से काउंट किया जाता है कि उनकी आयु सीमा में जो भी आयु होगी एज उसमें से उन्होंने जितनी भी वर्ष सेवा की है सेना में उसको माइनस कर दिया जाएगा और उसके बाद ये देखा जाएगा उनको 3 साल की अधिक यानी कि 22 के बाद 3 साल यानी 25 देखा जाएगा। तो अगर उनकी उम्र मान लिया 45 साल है और उन्होंने 21 साल सर्विस की है तो वो माइनस हो जाएगी और बचता है उनका 24 साल, तो वो फॉर्म डाल पाएंगे। तो इस तरह से इनकी एज का कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद आपको बता दूं आगे आप देख रहे होंगे होम गार्ड के लिए 5% का अलग से रिजर्वेशन रहता है। वैकेंसी में 3 वर्ष का आयु सीमा में छूट रहती है
और महिलाओं के लिए 20% का रिजर्वेशन है और एज में कोई भी प्रकार की छूट नहीं है। जैसे कि इनके लिए एज का क्राइटेरिया जो है वो आपको मैंने बताया हुआ है, 18 से लेके 25 वर्ष तक रहता है, ठीक है। तो इसके बीच की अगर कोई महिला कैंडिडेट है वो जो है इसका आवेदन कर सकते हैं। आगे और देख लेते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश शासन में जो है राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी हैं तो आपको 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलती है। यानी आप उत्तर प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं, तो आपको 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाती है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी एक प्रकार की छूट का लाभ लेते हैं तो आपको दूसरी नहीं मिलेगी। मान लिया अब चरित्र की बात करें तो देखिए, चरित्र में वही है कि आपका चरित्र एकदम सही होना चाहिए और सरकारी सेवा योजन के लिए सभी प्रकार के से उपयुक्त होना चाहिए। ये तो नॉर्मली होता है इस तरह से, मतलब जो है आपका जब जॉइनिंग होती है तो हर एक डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन वगैरह होता है, तो ये रखा गया है इसका चरित्र। अब वैवाहिक परिस्थिति देखी जाती है कि आपकी विवाह की स्थिति क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है। यानी कि जैसे नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसने एक से अधिक पत्नियों जिसकी जीवित हो, यानी 2 शादी कर रखी हो, जिसकी 2 पत्नियां जो है जीवित हो, या फिर ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसके एक पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। मतलब ऐसे पुरुष से शादी कर ली हो जिसकी पहले से कोई पत्नी ऑलरेडी हो, ठीक है। इस तरह से उनके लिए इसके लिए मान्य योग्य नहीं होंगी। अब बात कर लेते हैं शारीरिक स्वस्थता। तो देखिए, शारीरिक स्वस्थता के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मानसिक रूप से और शारीरिक दृष्टि से एकदम पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। तो नॉर्मली है, अगर आप गवर्नमेंट में जॉब जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई भी जॉब में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सक्षम हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ देखी जाती है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं भर्ती प्रक्रिया की, कि भर्ती प्रक्रिया क्या होती है इसकी। तो देखिए, सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है लिखित परीक्षा, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं: हिंदी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक मानसिक योग्यता यानी मैथ, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग। आपका 4 सेक्शन होते हैं, कुल जो है 150 प्रश्न होते हैं चारों सेक्शन से, ठीक है। उसके बाद आपके 300 नंबरों का पूरा जो पेपर होता है उसमें 2 घंटे का पूरा पेपर रहता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। यानी कि आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो सीधे-सीधे एक सही पोर्शन को कम कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया इसकी रहती है, लिखित परीक्षा का एग्ज़ाम पैटर्न है। अब हम चारों सेक्शन का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। ये पूरा पाठ्यक्रम है, आप इसको चाहें तो वीडियो को पॉज़ करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। नॉर्मल सा वही आपका सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम है जो आप जनरली हर एक एग्ज़ाम में देखते हैं। सामान्य हिंदी का वही पूरा पाठ्यक्रम है। इसके बाद तीसरा सेक्शन है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में। इसमें आप संख्यात्मक योग्यता के लिए ये पूरा मैथमेटिक्स है, और मानसिक योग्यता में यहाँ पर ये एक तरह से रीजनिंग है, ठीक है। उसके बाद अगला रीजनिंग का पार्ट है, इसमें मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता 3 चीज़ें होती हैं। तो मानसिक अभिरुचि का ये सिलेबस है, बुद्धि लब्धि का ये है, और उसके बाद अगला तार्किक क्षमता का पूरा ये जो है सिलेबस है। तो इस तरह से ये पूरा सिलेबस रहता है एग्ज़ाम का। अब नेक्स्ट चरण देख लेते हैं सेकंड, जिसमें क्या होता है, अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, यानी कि जो है जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं रिटन एग्जाम के तौर पर, तो भर्ती बोर्ड जो है भर्ती की अकॉर्डिंग कुछ कैंडिडेट को सिलेक्ट शॉर्टलिस्टेड करता है और उनको डीबीपीएसटी के लिए बुलाता है। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो डीबीपीएसटी उनका होता है, यानी कि जिसमें दस्तावेजों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा। इसमें सबसे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने अप्लाई किया है, जिसमें आपने जो भी डॉक्यूमेंट उसमें दिखाए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं कि क्या आप वास्तव में उस कैटेगरी के हैं जिस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है। बाकी आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, आपकी मार्कशीट है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। उसके बाद सेम डे आपका जो है शारीरिक मानक परीक्षा होती है, जिसमें आपकी कुछ शारीरिक मानक होते हैं वो चेक किए जाते हैं। जैसे कि जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष में हाइट चेक होती है और सीना चेक होता है, जिसमें कि एससी एस सॉरी जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 79 होनी चाहिए, और फुलाव के साथ कम से कम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव का अंतर देखा जाता है कि मिनिमम और फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए। ऐसे ही एसटी कैंडिडेट के लिए 77 मिनिमम होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद जो है +5 कर दें, यानी मिनिमम 82 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि ओवरऑल न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का सीने का फुलाव होना चाहिए।
इसके बाद महिला कैंडिडेट के लिए सिर्फ जो है 2 मानक रहते हैं, एक ऊंचाई चेक होती है और एक वजन चेक होता है। ऊंचाई में जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर की ऊंचाई रखी गई है। एसटी कैंडिडेट के लिए ऊंचाई की जो है मानक 147 सेंटीमीटर रखा गया है। वजन यहाँ पर रखा गया है कि न्यूनतम जो है वजन वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो ये महिला कैंडिडेट के लिए शारीरिक मानक है। उसके बाद अगर आप ये शारीरिक मानक परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको अगले चरण के लिए भेज दिया जाता है, जो चरण थर्ड होता है। क्योंकि उसमें आपको पीईटी होता है। पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपकी शारीरिक दक्षता चेक की जाती है और उसमें आपकी रनिंग होती है। रनिंग का क्या क्राइटेरिया रहता है, देखिए पुरुष कैंडिडेट के लिए जो रनिंग रहती है वो रहती है 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर रनिंग करना होता है। और महिला कैंडिडेट के लिए 14 मिनट में आपको 4 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। तो ये जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और उसमें जो है ये सारी चीज़ें आपको रनिंग वगैरह क्वालिफाई करनी होती है। ये सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर की होती है। आप जब इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके रिटन नंबर के आधार पर आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है, जिसमें जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट की एक लिस्ट रहती है। एक जो भी रनिंग क्वालिफाई किए हैं उनमें जो भी नॉन सिलेक्टेड होती है उनकी लिस्ट होती है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका आगे चरण के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि उनका फिर होता है मेडिकल टेस्ट। ठीक है, मेडिकल टेस्ट होता है और फिर उसके बाद उनका करेक्टर वेरिफिकेशन होता है। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, सबसे पहले मैं स्पेशली जो चीज़ें हैं वो पहले आपका आई विज़न टेस्ट होता है, यानी कि आपसे वहाँ पर 6x6 आपकी आईज चेक होती हैं। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस चेक होती है। ठीक है, उसके बाद ईयर का चेकअप होता है, नौकनी चेक होती है, फ्लैट फीट चेक होते हैं। स्पेशली ये चीज़ें चेक होती हैं। उसके बाद कुछ और चीज़ें छोटी मोटी हैं, अलग अलग सेंटर पर अलग अलग तरीके से चेक होते रहते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेडिकल में क्या क्या होता है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो उसका लिए एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने जो है पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि पुलिस का जो मेडिकल होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जब आपका मेडिकल हो जाता है तब आपका करेक्टर वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के लिए आपके जो भी स्थानीय थाना होता है वहाँ पर वेरिफिकेशन आता है और थाने से रिपोर्ट मांगी जाती है कि इनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा वगैरह तो नहीं चल रहा है। वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं और वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद थाने से रिपोर्ट चली जाती है। फिर आपको जो है प्रारंभिक प्रशिक्षण यानी बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग में क्या है, आपकी जो ट्रेनिंग की अवधि होती है वो 6 माह रहती है और आपका जो वेतन इसमें रहता है वो आपका 2000 ग्रेड पे रहता है। 21,700 बेसिक पे होता है और ओवरऑल सारे जो भी अलायंस वगैरह होते हैं फूड वगैरह के, वो मिलाकर आपको बेसिक जो सैलरी लगभग आज के समय में मिलती है 2021 में अगर हम बात करें लगभग जनवरी के आसपास, तो ये 27,000 के आसपास जाके बनती है। अब जैसे जैसे आपका डीए वगैरह बढ़ जाएगा उस हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। जो ट्रेनिंग होती है वो 2 पार्ट में होती है। पहली आपकी होती है जेटीसी यानी जूनियर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर्स। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो है आरटीसी होती है यानी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो ये 2 जगह होती है आपकी। पहले यहाँ पर क्या है, आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर सिर्फ आपको पुलिस के बारे में पूरी सारी जानकारी दी जाती है और कैसे आपको ड्रेसेस पहनना है, कैसे किसी को सल्यूट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद जो मेन जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो आरटीसी में होती है। आपकी जो सैलरी वगैरह रहती है वो जेटीसी के दौरान से आपको मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से पूरी ये जो है प्रक्रिया रहती है, भर्ती प्रक्रिया, कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो है फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। और ट्रेनिंग के बारे में आप और अधिक डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा वीडियो में, मैं उस पर पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पर एक वीडियो बना दूंगा कि आपको ट्रेनिंग में क्या क्या करना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या टाइम शेड्यूल रहता है और उसमें क्या क्या आपको रनिंग कितना करना होता है, क्या क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपको वहाँ करने होते हैं। तो वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। अगर आप जो है ट्रेनिंग पर बेस्ड वीडियो चाहते हैं तो नीचे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के कमेंट में जाके एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा
और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो भी हमारी तरह तरह की वीडियोस आती रहती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।